वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चलवासी पशुचारण प्रदेश के बारे में और जानेंगे कि चलवासी पशुचारण प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। भौगोलिक तत्वों के अंतर संबंध भी देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कृषि प्रदेशों के सीमांकन के आधार तत्व। हंटिंगटन के अनुसार विश्व की कृषि प्रदेश, उसके बाद में ओ जोनासन के अनुसार विश्व की कृषि प्रदेश। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो डी हिटलसी महोदय ने थे। उन्होंने 13 प्रकार के पशु मतलब बताए थे कृषि प्रदेश के बारे में। ठीक है, इन सभी को हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे चलवासी पशुचारण प्रदेश के बारे में, जो कि लेक्चर आपका 6 होगा। ठीक, चलवासी पशुचारण प्रदेश। ठीक, ध्यान रखेंगे, बीए द्वितीय वर्ष के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। आर्थिक भूगोल पेपर 1, इसी प्रकार से आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए मित्रों, चलवासी पशुचारण प्रदेश किसने बताया है? ये प्रोफेसर हंटिंगटन महोदय ने बताया। हंटिंगटन महोदय ने कब बताया था? 1936 ईस्वी में बताया था इसको। ठीक, तो देख लेते हैं चलवासी पशु प्रदेश, चलवासी पशुचारण प्रदेश के क्षेत्र। ठीक है, चलवासी पशुचारण प्रदेश जो होते हैं अफ्रीकी, एशियाई शुष्क प्रदेशों में एवं घास वाले जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं उनमें मिलता है। तो टुंड्रा प्रदेश अब कहाँ पे पाए जाएंगे? कहाँ पे पाए जाएंगे मित्रों? तो वो कहाँ पे पाए जाएंगे? अफ्रीका, एशिया के शुष्क प्रदेशों में पाए जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, वहाँ पे घास वगैरह जो है बड़ी बड़ी घास होती है, अपने यहाँ की जैसी घास नहीं होती, बड़ी बड़ी घास होती है। ठीक, अब विशेषताएं थोड़ा देख लेते हैं चलवासी पशुचारण प्रदेश की। इन प्रदेशों में पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उन्हें चराते हैं, अतएव इन्हें चलवासी पशुचारण प्रदेश कहते हैं। अब क्या करते हैं, पशुओं को वहां से एक स्थान पे है, मान लिया यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ से देखे कि यहाँ पे घास बड़ी बड़ी हो गई तो यहाँ पे ले जाएंगे चराएंगे। फिर कल को हुआ कि यहाँ पे घास बड़ी हो गई तो इधर लेकर के आएंगे चराएंगे पशुओं को। तो यहाँ पे क्या होता है, पशुओं को चराने के लिए खोलते हैं लोग और बड़ी मात्रा में पशु जो है पालन करते हैं। दूसरा देखते हैं विशेषताएं इसकी क्या है। दूसरी विशेषता है कि चलवासी पशुचारण में इन क्षेत्रों में रहने वाले कबीले, जैसे कि कबीलों में मैं बात करूं तो खिरगीज वगैरह आते हैं, जनजाति हैं ये खिरगीज, लैप आदि जो है ये चराने में लगे हुए हैं और ये पशुपालन करते हैं। ठीक है, अगली विशेषता इसकी ये है कि इस व्यवसाय में लगे लोगों की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति पशुओं से ही हो जाती है। इनका भोजन पशुओं से प्राप्त दूध तथा मांस होता है। इनका वस्त्र पशुओं के चमड़ों का होता है। तो खिरगीज वगैरह जो होते हैं और लैप जनजाति के लोग, खिरगीज जनजाति के लोग, ये सब पशुओं के चमड़ों से कपड़ा बनाते हैं, उसी से सारी चीजें मतलब तन अपना ढकते हैं। साथ ही साथ मांस खाते हैं शिकार करके और दूध का सेवन करते हैं। ठीक, इस प्रकार से अपना जीवन करते हैं, क्योंकि जंगलों में ये लोग रहते हैं और जंगल ही पड़ेगा मध्य जो है अफ्रीकी और एशिया के शुष्क प्रदेशों में। ठीक है, क्योंकि क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये प्रदेश जो है, अगला देखते हैं हम, अगली विशेषता, ये घुमक्कड़ी जीवन होने के कारण इनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता है। तो जो किसी चलवासी के लोग होते हैं इनका कोई अस्थायी निवास नहीं होता है, क्योंकि चराने मतलब पशुओं को चराते चराते इधर उधर जाते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर चराते हैं। ठीक, अगली विशेषता है कि इनका आवास तंबुओं का होता है या तंबू पशुओं की चमड़ी का बना होता है। तो जो खिरगीज वगैरह जो जिस कबीले मतलब जिस घर में रहते हैं वो घर किसका बना होता है? तो तंबू मतलब तंबू होता है, जैसे कि आप टेंट वगैरह जिसको आज कहते हैं, तो तंबू उसी को हिंदी में बोला जाता है। टेंट अंग्रेजी शब्द है, टेंट को हिंदी में तंबू कहा जाता है। तो वही तंबू तान करके जो है उसी में रह लेते हैं। फिर जब मन हुआ, घास वहाँ की खत्म हो गई, तो फिर पशुओं को लेकर के अलग चल दिए, फिर वहाँ पे चराएंगे, वहाँ पे रहेंगे। तंबू ताना तुरंत बन गया, वो चमड़े का होता है। ठीक है, आगे अगली विशेषता कि इनके हथियार जो है पशुओं की हड्डियों के बनाए जाते हैं। इनके जो हथियार होते हैं खिरगीज वगैरह के, ये किसके होते हैं? तो ये पशुओं के हड्डियों से बने होते हैं। अगर आपने प्रजातियों से संबंधित या जनजातियों से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो बीए फर्स्ट ईयर में हमने जो है पढ़ाया है, जब मानव भूगोल पढ़ा रहा होता है, मतलब सेकंड पेपर बीए फर्स्ट ईयर का, तो उसमें हमने जनजातियों के बारे में बताया। तो उसमें हमने बताया इग्लू क्या होता है, रिएंडर क्या होता है। ठीक है, सारी बातें हमने बता दी, कौन सी जनजाति किस प्रकार से रहती, प्रजाति भेद से संबंधित भी वीडियो हमने बनाया बीए के लेकर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वहां पे जाइए, वहां पे देख लीजिएगा सारी वीडियोस। इस प्रकार इस प्रदेश के आर्थिक तंत्र की धुरी क्या है? पशु है। पशु ही मुख्य रूप से यहाँ के जीवन निर्वाह के कारक है। पशुओं में भेड़ होती है, बकरी होती है, ऊंट है, गाय है, बैल है, याक तथा रियंडर, ये सारे के सारे प्रमुख हैं। रियंडर एक कुत्ता होता है। ठीक, इनका घोड़े परिवहन एवं यातायात साधन का कार्य करते हैं।
सभी पशु हर स्थान पर एक साथ नहीं मिलते हैं। अधिकाधिक शुष्क भागों में जहाँ छोटी घासें एवं कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं वहाँ बकरियाँ मिलती हैं। जहाँ पे कटीली झाड़ियाँ और अत्यधिक शुष्क भाग होते हैं वहाँ पे क्या पाई जाती हैं? बकरियाँ पाई जाती हैं। कुछ कम शुष्क भागों में भेड़ और ऊँट पाए जाते हैं। गाय और बैल मित्रों उन भागों में मिलते हैं जहाँ जल आसानी से मिल जाता है। तिब्बत के ऊंचे पठार पर याक तथा टुंड्रा के में रियंडर तथा कैरीबू मिलते हैं। ठीक है, रियंडर वहाँ पे कुत्ता होता है, जंगली कुत्ता होता है, वो उनके जनजातियों का कुत्ता होता है, वो यहाँ कुत्ते से भिन्न होता है। ठीक है, जंगली कुत्ता। ठीक, तो जो जहाँ तिब्बत वगैरह में क्या मिलते हैं, ऊंचे जहाँ पठार ऊंचे ऊंचे होते हैं वहाँ पे क्या मिलते हैं? याक मिलते हैं, टुंड और जो है रियंडर कुत्ते मिलते हैं, कैरूबी नामक जानवर मिलता है, ये सारे जानवर मिलते हैं। भौगोलिक तत्वों से अंतर संबंध देख लेते हैं इसका। तो इन प्रदेशों में विषम जलवायु इनके आर्थिक तंत्र को चलवासी पशुचारण पर ही निर्भर बना देती है। यहाँ की भूमि सर्वोत्तम उपयोग पशुचारण के लिए ही उपयोगी है। मतलब यहाँ पे घास बहुत बहुत ज़्यादा झाड़ी है, तो वो केवल चराने के उत्पादन के अनुकूल नहीं है मित्रों। यहाँ पर घासें भी बहुत कम मिलती हैं, अतएव पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में निम्न दो प्रकार का स्थानांतरण होता है। एक तो स्थानीय जो है परिवर्तन स्थानांतरण होता है, लोग अलग जाते हैं स्थान पे, स्थान बदल जाता है उनका, स्थानीय परिवर्तन होता है। दूसरे जो है मौसमी परिवर्तन होता है, यानी ऋत्विक परिवर्तन होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाएगा कोई व्यक्ति, मान लिया तिब्बत से उसको मान लिया अफ्रीका या फिर तिब्बत से आपको अलग दूसरे स्थान पे जाना है, वहाँ की घास खत्म हो गई तिब्बत की जो थी। अब वहाँ पे जब घास खत्म हो गई तो वहाँ से क्या करेंगे? अब घास कितनी भी बड़ी बड़ी हो, झाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी हो, जब तो वहाँ पशु चरने लगेंगे तो तुरंत खत्म हो जाती है। और फिर वहाँ पे सारी चीज़ें उसको भौगोलिक उपयुक्त दशाएं नहीं मिल पाएंगी, तो वो नहीं कल्ला पाएगी घास, तो उनमें कल्ला नहीं फूटेगा। तो फिर क्या करेंगे? और कल्ला का इंतजार भी नहीं करते ये लोग, तुरंत उठाएंगे, घास खत्म, चलो दूसरे स्थान पे जाते हैं। जब दूसरे स्थान पे आते हैं तो एक तो इनके क्या होता है? अस्थाई निवास से परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे रह रहे थे वो स्थान खाली हो गया। एक दूसरा परिवर्तन ये होता है कि जहाँ रह रहे थे वहाँ की जलवायु कुछ दूसरी प्रकार थी, वहाँ की जो वहाँ का मौसम था वो कुछ दूसरे प्रकार का था, और अलग जाते हैं तो वहाँ का मौसम कुछ दूसरे प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के दो परिवर्तन होते हैं इनके जीवन में। नवंबर से अप्रैल तक चलवासी पशुचारण एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। नदियों के किनारे तथा वनों के छोरों पर चरवाहों के तंबू लगे मिलते हैं। किस महीने में? नवंबर में। नवंबर से अप्रैल तक क्या होता है? जो पशुचारण वाले क्षेत्र होते हैं एक विशेष जगह पर ही सीमित होते हैं। नदियों के किनारे या तो रहेंगे या तो जो है वन के छोर पर, मतलब वन के छोर मतलब होता है वन जहाँ से शुरू होता है वहीं पे रहेंगे, किनारे वन के एकदम से। ठीक, वहीं पे तंबू दिखाई पड़ेंगे आपको। परंतु इस समय भी घास की खोज में स्थानीय स्थानांतरण होता रहता है। स्थानीयंतरण मतलब थोड़े ऐसे कि चले गए 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे चले गए। ठीक है, इस प्रकार से स्थानांतरण होता है, तो स्थानीय स्थानांतरण होता है। लेकिन जब बहुत दूर चले जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? मौसमी परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक, आगे अब बात करते हैं। परंतु इस समय की घास जो होती है, घास की खोज में स्थानीय परिवर्तन होता है, स्थानीय स्थानांतरण होता है। अप्रैल मई में बसंत या ग्रीष्म ऋतु के आगमन में, अप्रैल और मई के महीने में जब बसंत जो है ऋतु आती है, बसंत का मौसम आता है, तो क्या होता है? इसी के साथ ही बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होता है लोगों का। शुष्क प्रदेशों में ये लोग पर्वतों पर चरवाहों की ओर तथा टुंड्रा में उत्तर की ओर चले जाते हैं। मतलब ये कि शुष्क प्रदेश जहाँ पे है, शुष्क प्रदेश मतलब होता है गर्म। ठीक, अब गर्म प्रदेशों में ये लोग पर्वतों पर चरवाहों की ओर तथा टुंड्रा में उत्तर की ओर चले जाते हैं। जाड़े के आगमन के साथ ये पुनः नदी घाटियों तथा दक्षिण के वनों की ओर लौट आते हैं। तो जब गर्मी का महीना आता है तो ये लोग पर्वतों पर चले जाते हैं जहाँ पे कुछ ठंडी मतलब इनको मिल सके। ठीक है, और जब जाड़े का महीना आता है तो फिर ये फिर क्या कहाँ आते हैं? नदियों के किनारे आ जाते हैं, घाटियों के किनारे आते हैं, दक्षिण के वनों की ओर लौट आते हैं। इस प्रकार चलवासी पशुचारण का जो जलवायु होता है, इस प्रकार क्या होता है? चलवासी पशुचारण का की जो जलवायु होती है, घास की उपलब्धता तथा जल की सुलभता से घनिष्ठ संबंध होता है। चलवासी पशुचारण की जलवायु का किससे संबंध होता है? घास की उपलब्धता से एवं जल की सुलभता से। जब तक जो चलवासी पशुचारण के जो चराने वाले हैं, जीव जंतुओं को पालने वाले हैं, जो खिरगिज वगैरह जनजाति रहती हैं, जब तक उनको घास वगैरह मिलती रहेगी तब तक स्थानांतरण नहीं होगा।
जब तक उनको जल की सुलभता मिलेगी, जल मिलेगा, तब वो अलग नहीं जाएंगे। जैसे ही जल की असुविधा हुई या फिर जो है शुष्क प्रदेश हुए, वहाँ पे घास खत्म हुई, पानी खत्म हुआ, तैसे ही वो क्या करेंगे, उत्तर की ओर स्थानांतरित कर जाएंगे। साथ ही उत्तर की ओर मतलब हिमालय नहीं, मतलब उत्तर की ओर जाएंगे। और उत्तर की ओर मतलब क्या होता है, उत्तर की ओर अगर आप जाते हैं, फिर दक्षिण की ओर सीधे एकदम से ज़्यादा दक्षिण जाना पड़ेगा तो आपको ठंडी मिलेगी। तो गर्मी में ये उत्तर की ओर जाते हैं, पर्वतों की ओर जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, थोड़ा का महीना आता है तो क्या होता है, फिर सॉरी गर्मी के महीने में पर्वतों की ओर जाते हैं ठंडी एरिया को देखने के लिए। और जब ठंडी का महीना आता है तो नदियों के किनारे चले जाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, अधिकतर नदियों के किनारे ही रहते हैं ये लोग। ऐतिहासिक दृष्टि से मित्रों, चलवासी पशुचारण प्रदेश विशेष महत्वपूर्ण होता है। सर्वप्रथम यहीं पर पशुओं को पालतू बनाया गया। तो सर्वप्रथम पशुओं को पालतू इसी प्रदेश में बनाया गया, चलवासी पशुचारण प्रदेश में। नव प्रसार युग में यह सर्वाधिक सभ्य प्रदेश था। चलवासी पशुचारण प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व जो होता है बहुत कम होता है वहाँ पे। ठीक है, ये लोग आत्म सीमित ही होते हैं। आत्म सीमित मतलब बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मतलब ज़्यादा संबंध भी नहीं रहता इन लोगों का, जैसे हम लोगों में रहता है। ठीक, उनका इन लोगों का ज़्यादा संबंध भी नहीं रहता, आत्म मतलब अपने आप में सीमित होते हैं सभी लोग। ना तो बाजार जाना है, ना कहीं पे जाना है, बस वो दूध निकालेंगे, शिकार करेंगे, दिनचर्या यही है उनकी, खाए पिएंगे, ऐश करेंगे, बस इतना है। ठीक है, वर्तमान में इस प्रकार के आर्थिक तंत्र का क्रमशः ह्रास हो रहा है, मतलब कमी आ रही है इन सभी क्षेत्रों में। जिन प्रदेशों में इस प्रकार की व्यवस्था है उनमें सरकार इन्हें अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयास कर रही है। मतलब जो सरकार वहाँ की होती है, अब सरकार जो है इस प्रकार जब भौतिकवादी समाज आ गया तो वहाँ पे व्यवस्थाएं कर रही है ताकि वो लोग सही तरीके से रह सकें। सिंचाई के साधनों में वृद्धि करके इनके जल एवं घास की समस्या का समाधान किया जा रहा है। इनका संपर्क बाहरी क्षेत्रों से बढ़ाया जा रहा है ताकि ये भी जो अब की सभ्यता है उसके संपर्क में आ सके और अपना युग परिवर्तन कर सके और एक नए युग में प्रवेश कर सके और एक नई तरीके से अपनी जिंदगी जो है शुरू कर सके, जीवन यापन कर सकें, इन सभी लोगों को सुधारने के लिए। ठीक, लेकिन कभी कहीं होता है कि जब सुधारने जाओ तो गलत भी हो जाता है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में अभी अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक जो है अंडमान निकोबार में अमेरिका का एक आया था जो है फोटोग्राफर, वो फोटो लेने गया, उसी को मार दिया जनजाति ने। तो ये होता है, अभी नहीं बहुत दिन पहले की बात है ये। ठीक, एक साल हो गया लगभग। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, हम इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम और जानेंगे कि चावल की कृषि जो होती है उसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां कैसी होती हैं, साथ ही साथ विश्व में चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है और उसका व्यापार किस प्रकार से होता है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।